अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आप लोगों का। आपने कल के वीडियो में उचित रिस्पांस दिया, आपने कमेंट किया, और मैं आपको बता दूं कि जिन धमकियों की बात मैंने कल की वीडियो में कही थी वो आज भी जारी हैं, आज तक जारी हैं। वो भारत और फिलिस्तीन दोनों को लेके हैं। जो भारत में मैं इलेक्शन कवरेज जो मैंने की है, और मैं गुप्त रूप से जो कर रहा हूँ, मैंने इसमें कोई बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाए भारत के कवरेज में, लेकिन गुप्त रूप से हम ये कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी 4 जून को सरकार नहीं बना पाए। और इस तरह की बातें बहुत आपको पता चलेगा कि मैंने क्या भूमिका अदा की है 4 जून के रिजल्ट में। हो सकता है मैं उसके पहले वीडियो भी बनाऊं, लेकिन इस सब पे निर्भर करता है कि मुझे मेरे सामने आने के से कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे दुश्मन सतर्क हो जाए, क्योंकि जो 4 जून को होने जा रहा है वो ऐतिहासिक है। और 4 जून को मैं अगर सामने आता हूं तो ये एक संभावना है कि बहुत सारे लोग सतर्क हो जाएंगे। एक बड़े स्तर पे जो जो बेईमानी होनी है 4 जून को वो होगी, और उसके बावजूद बीजेपी सरकार नहीं बना रही। लेकिन अगर कुछ ऐसे अलार्म सिग्नल्स पहुंच गए तो बहुत बड़े स्तर पे भी बेईमानी हो सकती है। इसलिए मैं थोड़ा सा 4 जून के जो रिजल्ट्स हैं उसके बारे में लो प्रोफाइल हूं, लेकिन जैसे मुझे लगेगा कि वो स्थितियां कंट्रोल में है तो मैं ऐसी सनसनीखेज इस तरह की बातें आपके सामने लाऊंगा जो आप सोच नहीं सकते हैं। जो जो 4 जून को होने वाला है मैं उसके पहले लाने की कोशिश करूंगा। फिलिस्तीन के मामले में देखिए, जो मैंने आपसे बताया कि कौन सी ऐसी चीज है जिसको कलम लिख नहीं सकती, शब्द व्यक्त नहीं कर सकते, वो ये चीज है कि 17 दिन एक रबल में, जो 17 दिन पहले, आज 25 मई है, 17 दिन पहले जो इजरायली एयरफोर्स ने जो गाजा में एक इलाके में बमबारी की थी, और वो अल तन्नूर जो उसका नेबरहुड है वहां पर जो उसने बमबारी की थी, उसमें जो रबल्स थे उन रबल में एक 35 साल का नौजवान फंस गया था। 17 दिन वो वहीं था, 17 दिन वो वहीं था, बिना खाए पिए, बिना कुछ मतलब आप सोचिए 17 दिन रबल के अंदर था। और उसको निकाला किसने? उसको रबल से फिलिस्तीनी जो ग्रुप्स इस तरह के बने हैं जो रबल से लगातार निकालने की कोशिश करते हैं लोगों को, वो उस तक नहीं पहुंच पाए। इजरायली सोल्जर्स उस तक पहुंचे। इजरायली सोल्जर्स भी अपनी तरह से रबल में, जब से रबल को इस्तेमाल करना शुरू किया है, जो मलबा है उसको इस्तेमाल करना शुरू किया है फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने, कि अचानक मलबों से निकल के इजरायली सोल्जर्स पे वो हमला करते हैं। तो इजरायली सोल्जर्स इस तरह से अल तन्नूर नेबरहुड में रबल्स ढूंढ रहे थे, और वो उनको चेक कर रहे थे कि कहीं इसके नीचे कोई एक्सप्लोसिव तो नहीं छुपा दिया गया है, कोई अच्छा, अब मतलब कोई फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस का फाइटर तो नहीं है। और वो जब उस पर्टिकुलर मलबे तक पहुंचे जहां वो नौजवान जो था वो 17 दिन से दफन था, सोचिए उसकी हालत, उसको कोई खाना नहीं, कुछ पीना नहीं। और जैसे ही उन्होंने वो रबल हटाया, उसने, उसके हाथ में एक पिस्तौल थी, उसने गोली मार दी एक इजरायली सोल्जर्स को, दाएं गोली मार दी उसने। ये देखिए आप, ये कभी दुनिया की मिलिट्री हिस्ट्री में कभी ये हुआ है? इस तरह की चीज हुई है? उसने गोली मार दी, वहीं वो शहीद भी हो गया। लेकिन 17 दिन तक उसके उसके दम में कुछ, आदमी 3 दिन अगर खाना पीना ना मिले तो आदमी और एक कुत्ते की हालत में कोई फर्क नहीं रह जाता है। 17 दिन तक उसने किस, मतलब कौन सा ऐसा इंस्पिरेशन था? कोई कोई योगिक क्रिया तो उसने की नहीं थी। कौन सा ऐसा इंस्पिरेशन था जो 17 दिन तक वो आदमी जिंदा रहा, और जब इजरायली फोर्सेस ने मलबा हटाया तो उसने गोली मार दी? तो साथियों ये देखिए, एक अद्भुत एक 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 नज़ारा है। और आज जो हम आपके सामने जो अपडेट लाए हैं पूरे फिलिस्तीनी जंग का, उसमें देखिए जो सबसे बड़ी बात है कि जबलिया में जिस तरीके से लड़ाई हुई है उसमें 2 इजरायली सोल्जर्स को सबसे पहले जो हमास के मिलिटेंट्स हैं उन्होंने स्नाइप करके मार दिया। उसके बाद शुतला में जो हिजबुल्लाह ने जबरदस्त बमबारी की, उसमें 4 आईडीएफ सोल्जर्स घायल हुए। फिर आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक्स कई जगह की, ये सदर्न लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ। और उसके बाद जो बेत लहिजा में हुआ, जिसमें देखिए 2 मरकबा 4 टैंक्स, मरकबा 4 टैंक सबसे हाईएस्ट होते हैं, और 2 मरकबा 4 टैंक्स और एक D9 मिलिट्री बुलडोजर। इसको देखिए, इसके बारे में विस्तार से बेत लहिजा में। अब इसमें देखिए क्या है कि
2 मरकबा टैंक्स आ रहे हैं, एक D9 बुलडोजर आ रहा है, और फिलिस्तीनी जो लड़ाके हैं वो कहां पर हैं? वो उसी टैंक पर बैठे हैं। ये चीज कैसे हो गई? बेत लही, मतलब आश्चर्यजनक, आज का दिन मिरेकल से भरा हुआ है। वो चीज कैसे हो गई? वो इस तरह से हो गई कि वो जो टैंक घुसे, जो मरकबा टैंक जो नेत्जरीम एक्सेस से आगे चले, और वो बेत हनून, जो बेत हनून जो वहां पर नॉर्थ गाजा में है, वहां तक वो पहुंचे, तो बीच में उन टैंक्स को इन्फिल्ट्रेट कर दिया। उन टैंक्स, क्योंकि उन टैंक्स के अगल बगल जो जगह होती है, अब देखिए इसमें, देखिए हमास की स्टडी देखिए, इजरायली सेना की समस्या यह है, एक बड़ी समस्या, कि और वो आप कहीं भी पालेंगे, आप गूगल एक सिंपल करिए वीकनेसेस ऑफ द इजरायली आर्मी, उसकी समस्या यह है कि उसकी जो इन्फेंट्री है और उसकी जो आर्मर्ड डिवीजन है, यानी उसके टैंक्स हैं और बाकी आर्टिलरी ब्रिगेड है, उसमें हमेशा से एक कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम रही है। क्योंकि इन्फेंट्री जो ब्रिगेड है, या तो वो अलग से अटैक करती है, आर्मर्ड ब्रिगेड है तो वो आगे जाती है, इन्फेंट्री पीछे रहती है। जबकि कायदा यह है कि अगर आर्मर्ड ब्रिगेड के साथ, टैंक्स के साथ अगर पैदल सेना ना हो, तो टैंक्स कुछ भी कर दें, पैदल सेना उस जीत को सही मायने में एक अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा सकती। अब आपके पास अगर पैदल सेना नहीं है, मान लीजिए टैंक्स हैं, केवल आगे बढ़ रहे हैं और वो डिस्ट्रॉय करते चले जा रहे हैं, और उसके बाद लेकिन जब वो टैंक चले जाएंगे तो फिर से फाइटर्स आके वहां पर, जो ऑपोजिट ग्रुप है उसके फाइटर्स आके फिर से कब्जा कर लेंगे। तो उसके लिए इन्फेंट्री चाहिए, इन्फेंट्री की टैंक्स आगे चले गए, उसके बाद पैदल सैनिक चाहिए जो वहां पर टिके रहे। लेकिन इसराइल यही चीज नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी इन्फेंट्री जो है वो ट्रेडिशनली घबराती है। मतलब उसका जो पूरा जो एक्शन है, वो एक तो एक बड़े ग्रुप्स में ही वो कारगर साबित होती है, दूसरा उसकी हिस्ट्री नहीं रही है कि वो मिलिट्री पोजीशंस को जो टैंक्स ने लिए हैं उनको होल्ड कर सके। तो इस बार क्या हुआ कि वही टैंक्स चले, नेत्जरीम एक्सेस से एक D9 मिलिट्री बुलडोजर भी चला, और उसमें जो है उस टैंक्स में को इन्फिल्ट्रेट कर लिया हमास के फाइटर्स ने। दोनों तरफ जो टैंक्स में जो जगह होती है, आपने देखा होगा, उसके दोनों तरफ जो है हमास के मिलिटेंट फाइटर्स बैठ गए, और D9 बुलडोजर जो था उसके पीछे एक आदमी बैठ गया। 3 लोग लगातार, सोचिए आप, लगातार कम से कम 3 किलोमीटर तक लगातार वो लोग चलते रहे, और इनको हवा नहीं लगी। और उसके बाद एक अपॉइंटेड प्लेस पे, बेत हनून में, जो हमास के फाइटर्स हैं उनके हाथ में एक्सप्लोसिव्स थे, वो जो टैंक पर ही बैठे थे, उन्होंने वो एक्सप्लोसिव रखे, वहां से वो लोग रिट्रीट किए। उधर D9 बुलडोजर जिसके पास था उसने भी एक्सप्लोसिव रखा, वो रिट्रीट किया। देखते देखते वो टैंक तीनों एक्सप्लोड कर गए, जो 2 मरकबा टैंक्स थे और जो एक D9 मिलिट्री बुलडोजर था, उसमें एक्सप्लोजन हो गया। और इजरायली समझ ही नहीं उनको लगा कि कहीं नीचे से किसी माइन, जो एक माइन गाड़ी जाती है, उससे वो गुजरे हैं और इसलिए ये पूरा एक्सप्लोजन हुआ। लेकिन नहीं, वो तो हमास के फाइटर्स थे जिन्होंने ऐसा किया। ये देखिए जो एक लगातार जो बात हो रही है, आज देखिए पूरे दिन भर में अभी तक कम से कम 8 टैंक्स इस तरह से डिस्ट्रॉय, मतलब ये तो बड़ा यूनिक इंसिडेंट था, लेकिन नॉर्मल तरीके से इसमें यहाँ पर 2 टैंक्स डिस्ट्रॉय हुए, उसके अलावा 5 टैंक्स और डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। उसके बाद देखिए कि अल यासीन शेल से एक तो मिलिट्री D9 बुलडोजर यहाँ हुआ, एक और मिलिट्री बुलडोजर वो भी उसको भी नष्ट किया गया। फिर राफा में जो एक जॉइंट रॉकेट और आर्टिलरी अटैक जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने किया, उससे क्या हुआ कि राफा के में जहां तक इजरायली सेना एडवांस की थी उसको पीछे हटना पड़ा। और ये एक बड़ा हमला था, क्योंकि देखिए मैं बार बार आपसे कल से कह रहा हूं कि वो जो एक समूह में आना और लगातार आगे बढ़ना, ये जो पूरी सिचुएशन थी, इससे मतलब आप कह सकते हैं कि नानी याद आ गई इजरायलियों को, या उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह की स्थिति में। और ये देखिए मैं आपको बताता हूं कि बहुत से उन लोगों के मुंह पे तमाचा है जो मेरी आलोचना करते हैं या जो मुझ पर हमला कर रहे हैं, खासतौर पर जिन उदारवादियों के बारे में मैंने आपको बताया। अभी देखिए 4 जून को जो रिजल्ट आने वाला है, उसमें बहुत कुछ ऐसा होने वाला है। मैं बड़ा गोपनीय काम उसमें कर रहा हूं उन रिजल्ट्स को इन्फ्लुएंस करने के लिए। और उस काम में क्या है कि मामला क्या है कि मैं देखिए बहुत सारी चीज़ों पे, इसीलिए मैंने अभी तक खुल के बहुत सारा उसके बारे में नहीं बोला है, क्योंकि मेरे बोलने की वजह से जो
जो दूसरा कैंप है, हम जो कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार ना बने, वो अलर्ट हो सकता है। तो मैं बड़ा लो प्रोफाइल होकर ये काम कर रहा हूं। और लेकिन इसका जो नतीजा निकलेगा कि आप सोचिए, बेमानी होगी, बेमानी 4 जून को होगी कुछ ना कुछ, लेकिन जिस स्तर पे होनी थी कि बीजेपी को 350 सीट आती है, वो बेईमानी हम लोगों ने रोक दी। अकेले मैंने नहीं, पूरा ग्रुप है, और वो बड़े ही कायदे से उसमें 2-3 महीने काम हुआ। हमें हमें उसका क्रेडिट मिले ना मिले, हमसे कोई मतलब, हम आई एम नॉट बॉदर अबाउट दैट। हमें उसका कोई ये हो कि भाई इनकी वजह से हुआ, उनकी वजह से, मुझे कोई उससे मतलब नहीं। सवाल हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि 4 जून को बीजेपी की सरकार ना बने, और उस लिए हम लोगों ने जो काम किया है, वो काम हम 4 जून के पहले भी हम उसका कुछ हिस्सा आपको बता सकते हैं, 4 जून के बाद भी हम बता सकते हैं, और वो हमारे दर्शकों के बीच है, जो हमारे लोग हैं उनके बीच की बात है। मुझे किसी और का सर्टिफिकेट या किसी तरह की प्रशंसा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जानता हूं 4 जून को बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। जो सरकार आएगी वो मिली जुली सरकार होगी, खिचड़ी सरकार होगी, और उस सरकार के बीच से बीजेपी फिर कोशिश करेगी कि 1 साल 1.5 साल बाद चुनाव हो और वो भारी बहुमत से सत्ता में आए। और हमारा काम रहेगा कि वो जो नई सरकार बनेगी, उस खिचड़ी सरकार के अंदर से भी हम ये स्थिति ना पैदा होने दें कि बीजेपी दोबारा 1.5 साल बाद दोबारा सत्ता में आए। उसके लिए एक बड़ा आंदोलन चलाना होगा। मेरे पास बहुत एक जबरदस्त मुद्दा है, जो वाकई हमास के मिलिटेंट्स, हमास की आइडियोलॉजी और भारत में सनातन धर्म की आइडियोलॉजी को जोड़ता है। बताइए, अब इतनी बड़ी चीज मेरे पास है, और मैं उस चीज को लेके आगे बढ़ूंगा। आप सबके जो सहयोग है, हम उसमें एक्सपेक्ट करेंगे, और ये पूरी लड़ाई चलेगी, और इसमें आप लोग जरूर इसके बारे में भी कमेंट करिएगा आज, क्योंकि कल आपने बहुत अच्छा कमेंट किया। मुझे देखिए, जब आप 1000 से ऊपर कमेंट जाते हैं, तो इससे बहुत सारे जो हमारे विरोधी हैं, खासतौर पे जो इजरायली एजेंट हिंदुस्तान में हैं, वो घबराते हैं। तो इसलिए देखिए, इस चीज पे आप खास तौर पे ध्यान दीजिएगा। अभी देखिए, आज हिजबुल्लाह ने 21 अटैक्स हिजबुल्लाह ने किए, और हिजबुल्लाह ने जो अटैक किया उसमें जो शुतला में जो आईडीएफ सोल्जर्स घायल हुए, उसके अलावा मार्गेलियो में और उसके साथ साथ ब्रानित बैरक्स में 2 जगह एक बड़ी क्षति इजराइल को उठानी पड़ी, और उसमें इनके जो एक टॉप कमांडर है वो तक घायल हो गया इजराइल का, खासतौर पे शुतला में। उसके बाद जो यमन ने आज एक और जहाज पे हमला किया, और ये जो हमला था, ये देखिए अभी क्या है, पहले यमन हमला करता था, अमेरिका वापस जवाब देता था। अब क्या हो रहा है, यमन हमला कर रहा है, अमेरिका जवाब नहीं दे पा रहा है। ये पैटर्न आपने देखा होगा। अमेरिका बहुत दिनों से यमन पे कोई एयर स्ट्राइक नहीं कर पा रहा। अब लोग कह रहे हैं कि अमेरिका के पास कोई और रणनीति है, वो किसी और तरह से चलने की कोशिश कर रहा, हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल जो स्टेटस को है, उसमें तो अब ये मानेंगे ना कि यमन आगे है, कि कहीं ना कहीं यमन ने डिफेंसिव में अमेरिका और यूके को, जो भी एक कोलिशन बना था, जो कि इन्होंने एक बनाया था ना, वो गार्जियन प्रॉस्पेरिटी, पूरा एक जो ऑपरेशन लॉन्च किया था ये नेटो ने, कि हम रेड सी की प्रॉस्पेरिटी, रेड सी की समृद्धि को यमन मतलब नुकसान पहुंचा रहा है, हम उसको सेफगार्ड करेंगे। अरे यार, तो वहां स्मगलिंग करते थे, यमन ने ये बात खोल दी। यमन ने इतने जहाज मारे हैं 50 से ऊपर, और उसमें अधिकांश में निकले यह है कि तुम लोग स्मगलिंग करते थे, तुम लोग धंधा करते थे, ड्रग्स का धंधा करते थे, आर्म्स का धंधा करते थे, तेल का धंधा करते थे, अपने ही देश से माल चुरा के जिन देशों पे अमेरिका ने सैंक्शन लगाया है, अमेरिकन ही वहां तक तेल पहुंचाते थे। ये बात खुल के सामने आई, और इससे बहुत अंदरूनी लड़ाई अमेरिका में बढ़ गई। अभी खासतौर पे जो आपको दिखाई पड़ेगा कि जो ट्रंप और बाइडेन में लड़ाई हो रही है, उसमें बहुत सारी चीजें, एक बड़ी जबरदस्त एक इंटरनल फाइट जो अमेरिका में चल रही है। तीसरे कैंडिडेट भी सामने आ रहा है। देखिए साथियों, सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। फिलिस्तीन में कुछ होता है, कुछ टर्की में होता है, कुछ कहीं होता है, कुछ ये होता है, वो अमेरिका के इलेक्शन से जुड़ जाता है। अमेरिका के इलेक्शन में कुछ होता है, वो उसका प्रभाव फिलिस्तीन पे पड़ जाता है, चाहे वो देर में पड़े, चाहे, और ये रास्ता सीधा नहीं होता, टेढ़ा मेढ़ा होता है, जिगजैग।
जिगजैग वे, मतलब एक उन रास्तों से दुनिया के में जो भी हो रहा है वो एक दूसरे से गुथा हुआ है। वही बात आ जाती है कि जो भगवान का नियम है उसमें, जो प्रकृति का नियम है उसमें बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से गुथी होती है। आदमी को पता ही नहीं चलता कि जापान में जो हो रहा है उससे मेरी लाइफ कैसे प्रभावित हो रही है, जो मेरी लाइफ, मैं जो अपनी लाइफ लीड कर रहा हूँ उससे जापान में कोई एक जगह या कोई कुछ लोग कैसे प्रभावित हो रहे हैं, ये लोगों को नहीं पता होता है। तो इसलिए मैं आपको देखिए जो खबरें ला रहा हूँ वो उसमें जो वेस्ट बैंक में भी आज जो देखिए जेनिन ब्रिगेड ने जो मौत की दीवार लड़ाई लड़ी, आज तीसरा दिन हो गया उस लड़ाई को ख़त्म हुए, जिसमें आईडीएफ को विड्रॉ करना पड़ा। 46 घंटे की लड़ाई चली। कल मैंने बताया कि आम जनता, आम आदमी एक निकल आया मेगाफोन लेके और वो पूरा चिल्ला रहा था कि देखो, आओ जिस इजरायली को आना, आजा सामने, और ये देखो हमारे फाइटर्स ने किया। ये आम लोग वहाँ की फील कर रहे हैं। और ये देखिए कि इजराइल जो है उसकी एक और बहुत ही खतरनाक साजिश एक्सपोज हुई आज, जिसको न्यूयॉर्क टाइम्स तक ने पब्लिश कर दिया। और वो ये थी कि ये फेशियल रिकग्निशन यूज करके ऐसे लोगों को पकड़ रहे थे, आम फिलिस्तीनियों को जिनका हमास से रिश्ता नहीं था, उनको हमास बन के उनको हमास मान के टॉर्चर कर रहे थे। अब फेशियल रिकग्निशन देखिए इतनी खतरनाक टेक्निक है और इसके बारे में हम लोग को भी ये सजग रहना होगा, क्योंकि ये आपके एनएसए जो हैं, कुछ जैसे भारत में सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो भी इस तरह की बात सोच रही है, हालांकि ये बात अभी सार्वजनिक नहीं हुई है। फेशियल रिकग्निशन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कहीं पर किसी ने मर्डर किया और उसका जो बेसिक फेस का स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें हैं, उसको वो किसी कैमरे में कैप्चर हुई और फिर उस चीज़ का जो स्केच है बना, और उस स्केच के आधार पे आपने सब जगह लगा दिया, आपने सार्वजनिक जगहों पे लगा दिया। मान लीजिए कोई मर्डर हुआ दिल्ली में, आपने उसको इलाहाबाद में सार्वजनिक जगह है, मेला है, मंदिर है, आपने सब जगह लगा दिया। वहां उससे मिलता जुलता कोई आदमी उस फेशियल रिकग्निशन ने पकड़ लिया अब, और तो उसको वो उठा लेंगे उस आदमी को, जबकि उस आदमी का 99% चांस है कि उस जो दिल्ली वाले आदमी से कोई रिश्ता नहीं होगा, क्योंकि फेशियल रिकग्निशन केवल आउटलाइन पकड़ता है कि तुम्हारा मतलब तुम्हारा मुंह गोल है कि नहीं, तुम्हारा जॉ स्क्वायर है कि नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पकड़ता है। अभी इजराइल में क्या हुआ, ये मतलब गाजा में अबू तोहा नाम का एक फिलिस्तीनी कवि 19 नवंबर 2023 को उसको फेशियल रिकग्निशन के नाम पे उठा लिया गया, इजराइलीज ने उठा लिया कि वो हमास का मिलिटेंट है। और वो पोएट जो न्यूयॉर्कर जैसे एक प्रेस्टिजियस अमेरिकन मैगजीन के लिए लिखता है, उसको कई महीनों, करीब 2 महीना उसको रखा जेल में, टॉर्चर किया, उसको इंटरोगेशन किया, फिर उसने निकल के अब जाके उसने अपनी स्टोरी की है। और उस स्टोरी से तहलका मच गया पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ी बात है। वो लोग भी वहाँ भी जो जैसे स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं या जो बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं, ये हैं, वो उनके अंदर इसको लेके एक सेंसिटिविटी है कि भाई इस तरह का सर्वेलेंस स्टेट हमको नहीं चाहिए। अमेरिका अगर सर्वेलेंस स्टेट बन जाएगा तो हमको नहीं चाहिए। ये एक बड़ा मुद्दा है अमेरिका में। हालांकि अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट पूरी कोशिश कर रहा है कि एक सर्वेलेंस स्टेट बने, लेकिन उसके खिलाफ रेजिस्टेंस भी है। तो ये देखिए इजराइल में ये इस तरह की पूरी घटना होती है। ये चीज़ न्यूयॉर्क, मतलब पूरे न्यूयॉर्क में ये इशू बन जाता है। अब आप देखिए एक और जो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हुई है वो ये हुई है कि जो बहुत सारे अस्पताल हैं गाजा में, इस मतलब जो बीच में तो नष्ट हो गए, उधर जो नॉर्थ गाजा के थे, जो साउथ गाजा में है, राफा में है, कमाल अडवान हॉस्पिटल है, अलक्सा हॉस्पिटल है, इनमें फ्यूल की बहुत कमी हो गई है। अब इनको तुरंत 50,000 लीटर ऑफ फ्यूल चाहिए, और जो इजराइल अलाउ नहीं कर रहा है। अब जब से जो राफा क्रॉसिंग, जिसपे जो इजिप्ट और गाजा के बीच की राफा क्रॉसिंग थी, जिसपे इजराइल ने कब्जा कर लिया था, जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने कब्जा वो वापस लिया है अपने हाथ में लड़के, उसके बाद वहां से ट्रक्स आना शुरू हुई हैं। तो 3-4 हज़ार ट्रक पहुंची, लेकिन अभी भी उनको कम से कम 10,000 ट्रक्स की ज़रूरत है कि 3-4 दिनों में 10,000 ट्रक्स जो हैं फ्यूल की आएंगी, तब जाके इतने सारे पेशेंट्स हैं वहाँ पर, भाई 1 मिलियन से ज़्यादा लोग राफा में फंसे हुए हैं, तब जाके उनका इलाज हो पाएगा।
तो ये देखिए एक जंग है जो कि एक मतलब ह्यूमैनिटेरियन जंग है, और जो एक मिलिट्री जंग आईडीएफ के साथ फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस लड़ रहा है, हमास लड़ रहा है, उसके साथ साथ ये भी एक जंग चल रही है। और फिर देखिए जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने, आईसीसी ने जो एक स्टेटमेंट दिया, फिर से आईसीसी ने इजराइल के ऊपर, क्योंकि आईसीसी ने 26 जनवरी को इजराइल से कहा था कि एग्रेशन रोको, और जेनोसाइड के करीब इजराइल पहुंच रहा है इसको इंगित किया था। मार्च में उसने फिर एक अपना दूसरा जजमेंट दिया कि इजराइल ध्यान नहीं दे रहा है, और उसने अभी जो कल जो आईसीसी का नहीं, मतलब सॉरी आईसीसी नहीं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे का, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, जो 26 जनवरी को फेमस जो जजमेंट आया था, साउथ अफ्रीका ने उस मुद्दे को उठाया था, तो उसके बाद फिर मार्च में आया, और कल फिर आईसीजे ने कहा है कि इजराइल इस बार बल्कि पिन पॉइंटेड तरीके से कि राफा में वो तुरंत इस तरह का वो एग्रेशन रोके, स्टारवेशन की जो पॉलिसी जो अपना रहा है इजराइल, उसको रोके, किसी भी तरीके का जो एक सिविलियन जो कैजुअलिटीज हैं वो अगर बढ़ी तो इजराइल के लिए एक मतलब इजराइल के खिलाफ प्यूनिटिव एक्शन, पहली बार ये बात हुई है, प्यूनिटिव एक्शन लेने की बात हुई है। इन सारी चीज़ों को रेजिस्टेंस ने वेलकम किया है, लेकिन फिर वही बात आती है कि ये लागू कैसे होगा। इजराइल तो मान नहीं रहा है, उसने जनवरी और मार्च में आईसीसी ने जो बात कही थी वो तक तो मानी नहीं, और जबकि इस बार मतलब बार बार आईसीसी कह रहा हूं, आईसीजे ने जो कही थी, इस बार जो हो रहा है कि आईसीजे ने एक तरह के लास्ट वार्निंग दी है इजराइल को, और उन्होंने उसको 1 हफ्ते का टाइम भी दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर तुम रिस्पॉन्ड करो। अब उसको, अच्छा, इजराइल ने रिस्पॉन्ड कैसे किया? राफा में और बमबारी कर दी, राफा में और बमबारी कर दी, और जो कुछ लिंडसे ग्राहम वगैरह, जो कुछ अमेरिकन राइट विंग बिल्कुल पागल टाइप के पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने कहा कि इस तरह की इंटरनेशनल बॉडीज की भूमिका खत्म हो गई है। अरे खत्म हो गई है तो बंद करो ना इनको। अगर यूएनओ की जरूरत ही नहीं है तो फिर, अगर यूएनओ की जरूरत अमेरिका को नहीं है, इजराइल को नहीं है, या जो भाई तुम ही लोग वहीं पर, उनका जो हेडक्वार्टर्स अमेरिका में है यूएनओ का, तमाम एजेंसीज का, तो उनको बंद करो, उनको खत्म करो। कम से कम दुनिया इस भ्रम से तो दूर हटे कि तुम ह्यूमन राइट्स के चैंपियन हो, और अब तुम यूएनओ को तुम ये फाइनेंस करते हो, रखते हो। हालांकि पूरी दुनिया फाइनेंस करती है, लेकिन अमेरिका का ये है कि देखिए हमारे यहाँ उसके हेडक्वार्टर्स है, तो या तो तुम अपने यहाँ से हेडक्वार्टर्स हटाओ, तुम मानना बंद कर दो। हो सकता है चाइना, रशिया और ईरान, तमाम देश इस तरह से मिलकर नया यूएनओ बना ले, ये भी तो संभव है ना। तो ये अच्छा, तो ये देखिए पूरी जो एक फिलिस्तीन की लड़ाई है, ये कहां तक पहुंच गई। उसके बाद देखिए आज साथियों क्या है, 25 मई 2024, तो आज 24th एनिवर्सरी है लेबनान की आज़ादी की। लेबनान में क्या हुआ था कि 1982 में इजराइल ने लेबनान पे कब्जा किया था, इस नाम से कि वहां सिविल वॉर हो रही है और वो हम दूर करेंगे। और उसने फिर उसके खिलाफ हिजबुल्ला बना, फिर उसके खिलाफ बहुत सारी जो लेबनीज कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो सीरियन सोशलिस्ट नेशनल पार्टी थी, एसएसएनपी, ये सब लड़े, और 2000 में इजराइल को लेबनान छोड़ना पड़ा पूरी तरह से। और फिर 2006 में एक और जंग हुई हिजबुल्ला से, लेकिन उसमें भी इजराइल की हार हो गई। और उसका जो पूरा एक मतलब तो उस पूरी एनिवर्सरी को याद किया गया। फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने कई कार्यक्रम उस पर किए। अब बताइए, एक तरफ लड़ाई चल रही है, एक तरफ इस तरीके जो एक बहादुराना जो कदम उस इलाके में उठाए गए हैं, जो बहादुराना लड़ाइयाँ इजराइल के खिलाफ लड़ी गई हैं, उनको सेलिब्रेट भी किया जा रहा है। और उसमें देखिए एक बड़ी घटना मैं आपको बता के इस प्रसारण को ये ख़त्म करूँगा कि जो विम्पी ऑपरेशन कहते हैं, विम्पी ऑपरेशन क्या है, 1982 में हुआ था। 1982 में बिल्कुल नए एक मतलब इजराइल आया था, और बिल्कुल नई एक तरह से जो मतलब लेबनान में आया था, और लेबनान में बेरूत जो लेबनान की राजधानी है, उसमें इजराइल ऑक्यूपाई किए हुए था। और कुछ इजरायली सोल्जर्स बेरूत के कैफे में कॉफ़ी पी रहे थे। और बेरूत के कैफेज बहुत फेमस है, बिकॉज बेरूत को पेरिस ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। उसको लड़ाइयों ने और मतलब अमेरिका और इजराइल ने नष्ट कर दिया, उस इतने खूबसूरत पेरिस ऑफ द ईस्ट को। लेकिन उस समय 1982 में वो था, उसमें मतलब बेरूत जिन चीज़ों के लिए जाना जाता था, उस समय वो जिंदा थी। तो इजरायली वहाँ कॉफ़ी पी रहे थे, और उन लोगों ने
शेकल्स में पेमेंट किया, जो लेबनीज करेंसी है उसमें पेमेंट नहीं किया, शेकल से पेमेंट किया। और उस चीज़ से नाराज़ होके अडवान नाम का एक जो वहाँ पर सीरियन सोशलिस्ट नेशनल पार्टी का एक मेंबर था, यंग मेंबर था, कोई बहुत ज़्यादा वो भी नहीं था, उसने 2 इजरायली सोल्जर्स को गोली मार दी। तुम शेकल से पेमेंट करोगे, उसने गोली मार दी। और उसके बाद जो रेजिस्टेंस शुरू हुआ, बेरूत का आम नागरिक इजरायलियों पे गोली मारने लगा। और उसके बाद फिर बड़ी ज़बरदस्त जंग हुई भाई हर तरफ से, और उस जंग 18 साल चली और इजराइल को पीछे हटना पड़ा। तो आप देखिए, इस तरीके से इस इतिहास हमें प्रेरणा देता है, इतिहास हमको बताता है। और ये कोई बहुत पुराना इतिहास नहीं, ये अभी का इतिहास है कि इस तरीके से इजराइल के खिलाफ कितने ऑपरेशन हो चुके हैं। इजराइल हार चुका है, और हिजबुल्लाह जो स्थापित हुआ जब इजराइल ने लेबनान को छोड़ा, या लेबनान पर जो इजराइल का कब्जा था जब वो हट गया, तो उसके बाद हिजबुल्लाह इतना मजबूत हो गया कि आज तो आप देख ही रहे हैं कि लगातार मार कर रहा है वो। तो उसके साथ कि देखिए जो पूरी बातें हैं, कल का जो हमारा तेवर था वो लगातार जारी रहेगा, उसमें कहीं भी कोई कमी नहीं आई है। मैं पूरी तरह से एग्रेसिव रहूँगा हर एक के प्रति। और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि इस वीडियो पे भी आप कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।